Good morning, guys. My name is Aditya Vyas. As you know that I have solved various examination papers, answer keys like NSCL, like BEL, MPPGCL. So today we will solve RRB वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्ज़ाम पेपर लास्ट ईयर जो 2019 में हुआ था. सो दैट वी विल सॉल्व. सो एज यू कैन सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ which of the following is not the function of commissioners under the Employees Compensation Amendments Act 2017. So इसमें जो like there are four options: settlement of disputed claims, disposal of cases of injuries involving death, revision of periodical payments, monthly appraisal report preparation. So जो कमिश्नर का फंक्शन नहीं है वो मंथली अप्रेजल रिपोर्ट प्रिपरेशन नहीं है, बाकी इसके सारे जो भी फंक्शन है वो उसके हैं कमिश्नर के. तो ये आपको एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट में मिल जाएगा, उसको आप आराम से उसको पढ़िएगा, ठीक है. इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमैन कंडीशन ऑफ द वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ. ओके, तो अगर आपने सारे आर्टिकल पढ़े होंगे, आर्टिकल 39, आर्टिकल 38, 42, 41, 44, 43, तो आपको ये क्वेश्चन यू मस्ट अवेयर ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ओके, सो इसमें जो इसका आंसर होगा दिस इज़ 42, दैट मैटरनिटी रिलीफ के लिए आपका 42 वाला होता है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट टू अमेंडमेंट 2017 डील्स विद डिडक्शंस फॉर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी. तो एज यू नो that in payment of wages act there are various section from 7 to I think 12 regarding the absence regarding the direction, sorry. सो इसमें डायरेक्शंस के रिगार्डिंग सेक्शन है. तो सेक्शन 7(2)(b) जो है, सब 7 सब सेक्शन 2(b) ऐसा करके ये आपका पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में एब्सेंस ऑफ ड्यूटी का है डायरेक्शन, वो देख लीजिएगा. Under the Employee Compensation Act, who is called an employee? So this is the question where any person working in the capacity of a member of the legal team of the company registered outside India. ये इसमें who is called an employee, any person working in the capacity of the member of the legal team of the company registered outside India. बाकी आपका नहीं होगा. एक बार ये क्वेश्चन जो है आप जैसे एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट है उसमें जैसे जितने भी हैं, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, आइदर मिनिमम वेज एक्ट, सब में डेफिनेशन दी हुई है सबकी, तो डेफिनेशन एक बार ज़रूर देख के जाइएगा. नाउ द क्वेश्चन इज द दिस इज द कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन, दैट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, यू नो. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय जो है आपका सेक्शन 2FF में होता है, EPF एक्ट में, आप देख लेना. देन माइंस एक्ट में जो एजेंट होता है when used in related to mine means every person whether appointed as such or not who acting or purporting to act on the behalf of owner. ठीक है, डेफिनेशन साफ लिखी है उसमें देख लीजिएगा. which of the following sections deals with power of inspectors under payment of gratuity act, that is section 7(b). अटल पेंशन योजना में 1000 मिनिमम पेंशन रहता है, ये आप पढ़ लेना. पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में एक एलोकेबल सरप्लस होता है, एक अवेलेबल सरप्लस होता है. तो व्हाट इज एलोकेबल सरप्लस? एलोकेबल सरप्लस इज इन रिलेशन टू एन एम्प्लॉयर बीइंग ए कंपनी अदर देन ए बैंकिंग कंपनी विच हैज़ नॉट मेड द अरेंजमेंट प्रिस्क्राइब्ड. ये जो पूरी डेफिनेशन है ये आपका लिखी हुई है एलोकेबल सरप्लस में, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है. अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ये होता है सेक्शन 2K. Under Industrial Employment Standing Order Act, appellate authority means an authority appointed by the appropriate government by notification in the official gazette to exercise in such area as specified in the notification. तो appellate authority ये होता है, ठीक है. अब हेल्थ में आपका सेक्शन 11 to 20 आता है, फिर सेफ्टी में आपका सेक्शन 21 to सेक्शन 40, और देन 40 समथिंग तक आता है. देन आपका उधर एक जैसे सेफ्टी आपका एक चैप्टर 3 होता है, फिर चैप्टर 4 होता है, चैप्टर 4A भी है, देन चैप्टर आपका 5 है. तो ये अच्छे से देख लेना. ये भी कंप्यूटर क्वेश्चन है, इसमें ट्रांजिस्टर है. पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में अकाउंटिंग ईयर क्या होता है आपका?
year ending on the day on which books and accounts of the corporation are to be closed and balanced. Now payment of gratuity act में compulsory insurance section 4A में है. Now which of the following is not the function of trade union cultural activities. प्रिंटर जो है नॉन इम्पैक्ट कौन सा है, इंकजेट वाला है. कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की आपकी एज्यूमिंग नहीं होती, रेस्ट होती है. देन अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2F ऑफ द वीक क्या होता है, मंडे टू सैटरडे है शायद, क्या है, सैटरडे नाइट की मिडनाइट से स्टार्ट करके मैं अप्रूव्ड इन राइटिंग फॉर पर्टिकुलर एरिया ऑफ चीफ इंस्पेक्टर हम फैक्ट्री. तो ये आपको याद होना चाहिए कि 7 डेज है, मिडनाइट किसका होता है, सैटरडे का होता है. तो ये आपको पूरा याद होना चाहिए ना. देखिए आप इसमें जो कंफ्यूज हो सकते हैं वो आप कंफ्यूज हो सकते हैं 1 और 3 में, क्योंकि ऊपर सच अदर नाइट लिखा हुआ है. ये वीक की पूरी डेफिनेशन याद होनी चाहिए आपको. पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में जो आपकी वो है लाइक मंथली बेस सीलिंग है 21,000 है. आर्टिकल 41 में ये दिया गया है 22 क्वेश्चन वाला जो है, ये आपको पता होना चाहिए, पब्लिक असिस्टेंट वाला. द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट प्रोवाइड्स 3 टायर सिस्टम ऑफ एजुकेशन विच ऑफ द, तो नेशनल ट्रिब्यूनल ये तो आपको पता है सेक्शन 7A सेक्शन 7B. पब्लिक अथॉरिटी अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है बाय और अंडर इंडियन पेनल कोड आता है, मतलब नहीं प्रोवाइड करता. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द प्रोविजन, तो बाय और अंडर इंडियन पेनल कोड नहीं आता है. So you can understand that you have to also study RTI Act. मतलब RTI Act भी you have to study. Otherwise, if any question will be asked by examiner, then you will not aware of that type of question. Managing agent आपका section 2F. So एक one common point is that there are various sections asked in that last year paper. So you also aware of most important section like health में section 11 cleanliness, disposal of waste section 12, तो C 11 to 20, then 21 to 25 important है. लाइक यंग पर्सन वाला है, प्रोविजन ऑफ यंग पर्सन मशीनरी करके सेक्शन आई थिंक 23 में है, 22 में, आई एम नॉट अवेयर श्योर, बट 22 और 23 में शायद. सो सेक्शन यू हैव टू रिमेंबर. इंडस्ट्री सेक्शन 2J में है. एग्जाम्पशन ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ये सेक्शन 8 में आता है RTI में. देन देर आर 3 टाइप्स ऑफ वेजेस, मंथली मिनिमम वेजेस, लिविंग वेजेस एंड फेयर वेजेस. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लिविंग वेजेस, इज सम सफिशिएंट फॉर नॉर्मल एंड रीजनेबल नीड्स ऑफ द एवरेज एम्प्लॉय लिविंग इन द लोकेलिटी वेयर वर्क अंडर कंसिडरेशन इज डन. Now, as per the section 23 of the Mines Act, notice needs to be given of the accident where there occurs in or about a mine which is the provision not applicable. तो in case of a belated collapse of any part of the workings, ये सब if you will study in deep, then you will aware of all that type of question. Otherwise you cannot handle. Cooperative society अंडर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट जो है दिस इज़ ये 1912 आपको याद रखना है. उसके बाद सारे ऑप्शन आप एलिमिनेट कर लोगे, ये उसमें दिया गया है. सेक्शन 20 ऑफ माइंस एक्ट, नो पर्सन माइन मोर देन 6 डेज. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द माइंस एक्ट, माइंस मीन्स एनी एक्सकेवेशन वेयर एनी ऑपरेशन फॉर द पर्पज ऑफ सर्चिंग फॉर द विच आर द फॉलोइंग, तो ऑल ऑफेंसिव वर्क्स बीइंग कैरीड आउट इन और एडजेसेंट इन टू माइन, ये नहीं होता है. माइंस एक्ट में माइंस सेक्शन 2J में दिया गया है. वोलेटाइल मेमोरी जो होती है रैम होती है, नहीं रैम आपका एक मिनट, इज कंप्यूटर मेंटेन द डेटा ओनली पावर्ड ऑन, तो रैम होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्कोप आउटलाइंड इन पेमेंट ऑफ बोनस अमेंडमेंट एक्ट टू प्रोवाइड काउंसलिंग सेशन, ये हो ही नहीं सकता है ना इसमें. दिस इज ऑप्शन एलिमिनेशन क्वेश्चन. एज पर द फैक्ट्री दैट चाइल्ड जो है आपका 15 to 18 होता है. नो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में हु अमंग द फॉलोइंग नॉट अ पार्ट ऑफ सेलेक्ट कमिटी, जिसमें RTI एक्ट में द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेलेक्ट कमिटी. तो द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द राज्यसभा इज नॉट कमेटी ऑफ सेलेक्ट कमिटी होता है. लॉकआउट क्या होता है, टेम्प्रेरी क्लोजिंग होता है.
वर्क्स कमेटी सेक्शन 3 में आती है और 100 और मोर में बनती है. देन अकॉर्डिंग टू राइट थर्ड पार्टी मीन्स एनी पर्सन अदर देन अ सिटीजन मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन और पब्लिक अथॉरिटी. देन INTUC 1947 में आया था, AITUC 1920 में आया था, लेबर कोड 7 में मैंने प्रीवियसली आपको बताया. ये जो डेफिनेशन दी हुई है ये सिडनी एंड बैट्रिक वेब में दी थी ट्रेड यूनियन की, वेज अर्नर वाली. एंड द 44 क्वेश्चन आई थिंक यू विल नॉट गेट इफ़ मतलब आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा कि डायरेक्ट टैक्स में कौन सा होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में कौन सा होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट चार्जेबल टैक्स डायरेक्ट अंडर डायरेक्ट टैक्स इन पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट. तो द प्रॉफिट टैक्स एक्ट ये होता है. फैक्ट्रीज एक्ट में हैजार्डस प्रोसेस 2C भी इंपॉर्टेंट है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम्स अंडर falsification of records as per the section 64 of Mines Act 1952. then that is मतलब ये this not comes under means unknowingly using as a true. unknowingly मतलब करना, knowingly कर रहे हो तो गलत है, ठीक है. द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में बाई नोटिफिकेशन ये पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में सेक्शन 7A में आता है, इंस्पेक्टर का आता है, ठीक है. देन ऑक्यूपायर सेक्शन 2N में आता है. इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम किसने लिखा था? जॉन JT डेवलप ने लिखा था. EPF एक्ट में विच इज कॉल्ड कंट्रोल इंडस्ट्री. तो कंट्रोल इंडस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. इट इज ऑल्सो आस्क्ड इन UPSC APFC एग्जाम. असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के एग्जाम में क्वेश्चन आया था. इसके अलावा देर आर मैनी एग्जाम्स वेयर दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड बाई एग्जामिनर. तो कंट्रोल इंडस्ट्री जो होता है ये आप देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देन all the question are from reasoning and that these types of question were asked in reasoning, math, English, GK, so you can easily handle. They are not a big deal to solve that type of question. So all the very best to all of you. You can solve these types of question because if you are preparing for bank exam or SSC then easily you can solve. So basically I want to solve HR question or discuss about HR question today. So thank you guys, thanks to all of you for listening.